एक सवाल है, क्या कोई एक अकेला इंसान, क्या वो सच में एक पूरे गांव की तकदीर बदलने का सपना देख सकता है? सपना देख सकता है, ये तो ठीक है। पर पर क्या उस सपने को हकीकत में बदलने का कोई कोई नक्शा, कोई प्लान बनाया जा सकता है? हाँ, और आज हमारे पास एक ऐसा ही नक्शा है। एक दस्तावेज है जिसका नाम है महपतिया मॉडल। अच्छा। और ये कोई सरकारी दफ्तर में बना हुआ भारी भरकम प्लान नहीं है। ये जमीन से जुड़ी एक सोच है। किसने तैयार किया है इसे? इसे एमडी जरीफ नाम के एक शख्स ने तैयार किया है। उनका एक ही सपना है, महपतिया गांव को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये रास्ता कहाँ से शुरू होता है, इसकी मंजिल क्या है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मॉडल सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, बल्कि शायद ग्रामीण भारत के लिए एक उम्मीद बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस मॉडल की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसकी बुनियाद। बुनियाद मतलब ज्यादातर जो योजनाएं होती हैं वो मदद या दान के विचार से शुरू होती हैं। हाँ, जो लोगों को एक तरह से निर्भर बना देती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मॉडल उस सोच को उसे पूरी तरह से खारिज करता है। इसका मूल मंत्र है भीख नहीं, हुनर। और दया नहीं, मौका। सही कहा। ये लोगों को लाभार्थी नहीं बनाना चाहता, बल्कि भागीदार बनाना चाहता है। और मेरे ख्याल से यही वो फर्क है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इतना बड़ा सपना ये जमीन पर कैसे उतरेगा? मतलब पहला कदम क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल। क्योंकि अच्छी से अच्छी योजना भी सही शुरुआत के बिना दम तोड़ देती है। हाँ। तो इसमें शुरुआत बहुत सोची समझी है। पहला कदम है गांव के हर एक इंसान को एक साथ लाना। एक बैठक? हाँ, एक खुली बैठक। कोई बंद दरवाजे के पीछे फैसले नहीं। सबको बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा कि ये योजना क्या है और इससे सबका फायदा कैसे होगा। यानी पहले दिन से ही पारदर्शिता और सबका साथ। अच्छा लगा ये सुनकर। इसके बाद गांव के लोगों में से ही 12 लोगों की एक कोर टीम चुनी जाएगी। और ये कौन लोग होंगे? ये टीम आप समझें गांव का आईना होगी। इसमें महिलाएं होंगी, युवा होंगे, शिक्षक, पुराने कारीगर, मतलब हर कोई, ताकि हर किसी की आवाज शामिल हो सके। बिल्कुल। और फिर ये टीम गांव में कोई खाली पड़ी जगह चुनेगी और उसे हुनर केंद्र में बदलेगी। ये इस पूरे मिशन का आप कह सकती हैं दिल बनेगा, कंट्रोल रूम। लेकिन यहीं पर एक डर भी लगता है। अक्सर गांव में या कहीं भी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हावी हो जाते हैं। हाँ, और पूरी योजना पर कब्जा कर लेते हैं। जी, क्या ये मॉडल इस खतरे से बच सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इस मॉडल के डिजाइन में इसका जवाब छुपा है। कैसे? वो जो 12 लोगों की कोर टीम है ना, उसके अंदर 3 लोगों की एक छोटी, ज्यादा जिम्मेदार प्रबंधन समिति होगी। ओके। और इनकी जिम्मेदारियां पानी की तरह साफ हैं। एक सदस्य देखेगा कि काम की प्लानिंग और वो लागू कैसे हो रहा है। ठीक है। दूसरा सदस्य वो एक रुपए का हिसाब रखेगा, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, पूरी तरह पारदर्शी। और तीसरा सदस्य निगरानी करेगा और सबसे जरूरी, गांव वालों की शिकायतें सुनेगा। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है। ये किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताकतवर बनने से रोकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पारदर्शिता पहले दिन से ही व्यवस्था का हिस्सा है। ये भरोसा बनाने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे इस दस्तावेज में शायद सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, महिला सशक्तिकरण। हाँ, और यहाँ ये मॉडल सिर्फ महिलाओं को काम नहीं दे रहा, ये एक सामाजिक बदलाव की नींव रख रहा है। कैसे? ये महिला हुनर समूह की बात करता है। आप सोचिए, गांव की ही 4-5 भरोसेमंद हुनरमंद महिलाएं वो ट्रेनर बनेंगी। अच्छा, गांव की ही महिलाएं? जी। फिर हर ट्रेनर 5 से 10 दूसरी महिलाओं या लड़कियों को अपनी देखरेख में काम सिखाएगी। और ये क्या क्या हुनर सिखाए जाएंगे? हुनर भी बड़े काम के हैं। सिलाई, टेलरिंग, कढ़ाई, मेहंदी डिजाइन, यहाँ तक कि बैग, रजाई, पर्दे जैसी चीजें बनाना। ये तो वो काम है जिनकी मांग हमेशा ही रहती है। सही बात है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, वो सिर्फ सिखाना नहीं है, बल्कि कैसे सिखाया जाएगा, वो माहौल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि महिलाओं के सीखने की जगह पूरी तरह सुरक्षित होगी। मतलब पर्दे का इंतजाम? पर्दे का इंतजाम होगा और बिना इजाजत कोई भी बाहरी आदमी अंदर नहीं आ सकेगा। ये सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं। लेकिन ये छोटी बातें नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश देती हैं।
ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां एक महिला बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के सम्मान के साथ सीख सके और कमा सके। सही बात है, ये उसकी सामाजिक आजादी का सम्मान करना है। बिल्कुल। अच्छा, हुनर तो सिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पैसे का है। अगर 100 रुपए की कमाई होती है तो वो पैसा जाएगा कहाँ? सही सवाल, क्योंकि पैसे के मामले में ही ज्यादातर झगड़े होते हैं। हाँ। और इस मॉडल की खूबसूरती इसी फॉर्मूले में है। इसे आप 60-30-10 मॉडल कह सकती हैं। 60-30-10, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कमाई का 60% हिस्सा वो सीधा उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने वो काम किया है। अच्छा, यानी मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा मेहनत करने वाले को। बिल्कुल सीधा और सरल। ठीक है, ये तो समझ आया। बाकी 40% का क्या होगा? बाकी के 30% से कच्चा माल खरीदा जाएगा, कपड़ा, धागा, मशीन का तेल, जो भी जरूरी सामान हो। और जो बचे हुए 10% हैं उसे हुनर केंद्र के विकास के लिए जमा किया जाएगा। ये तो बहुत दूर की सोच है ना? हाँ। ज्यादातर योजनाओं में पैसा बाहर से आता है, एक बार खर्च हुआ और सिस्टम रुक जाता है। हाँ, सही बात है। लेकिन ये 60-30-10 मॉडल एक सेल्फ रिचार्जिंग बैटरी की तरह है। 30% का रीइन्वेस्टमेंट और 10% का डेवलपमेंट फंड इसे बाहरी मदद पर निर्भर होने से बचाता है। ये आर्थिक मदद नहीं, ये तो आर्थिक आजादी का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और इसी में एक महिला बचत समूह यानी SHG बनाने की भी बात है। ये क्या होता है? कई लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसे आप महिलाओं का अपना एक छोटा बैंक समझ सकती हैं। अपना बैंक? हाँ, महिलाएं इसमें हर हफ्ते या महीने छोटी छोटी रकम जमा करती हैं। फिर अगर किसी सदस्य को जरूरत पड़ती है बच्चे की फीस के लिए या इलाज के लिए, तो वो इसी पैसे से कर्ज ले सकते हैं। हाँ, बहुत कम ब्याज पर। इससे साहूकार के मोटे ब्याज वाले जाल से उनकी आजादी मिलती है और उन्हें पैसों का मैनेजमेंट करना आता है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने का ये तरीका तो कमाल का है, लेकिन गांव की दूसरी बड़ी चिंता का क्या? आप युवाओं की बात कर रही हैं? हाँ, वो नौजवान लड़के जो काम की तलाश में अपना घर परिवार छोड़कर शहर की भीड़ में खो जाते हैं, क्या उनके लिए भी इस नक्शे में कोई रास्ता है? बिल्कुल है। ये मॉडल गांव के सबसे बड़ी दर्द को भी समझता है। अच्छा। ये एक युवा प्रशिक्षण समूह की बात करता है और यहाँ भी सिखाए जाने वाले हुनर बहुत प्रैक्टिकल हैं। ड्राइविंग, वेल्डिंग, बिजली का काम, मोबाइल रिपेयरिंग भी है शायद? मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर चलाना और यहाँ तक के आधुनिक खेती की तकनीकें, ये सब वो काम है जिनकी आज हर जगह जरूरत है। पर हुनर सीख कर भी अगर काम गांव में ना मिले तो वो तो फिर शहर ही जाएंगे। यहीं पर इस योजना का सबसे सांगा, सबसे अनोखा विचार सामने आता है। वो क्या है? युवा सेवा केंद्र। युवा सेवा केंद्र? हाँ, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए, गांव में किसी की मोटर खराब हो गई या किसी के घर की वायरिंग में दिक्कत आ गई या किसी का मोबाइल बिगड़ गया, अब उन्हें बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, गांव का ही ट्रेनिंग लिया हुआ लड़का वो काम कर देगा। अरे वाह, ये तो गांव का अपना अर्बन कंपनी जैसा हो गया। बिल्कुल सही सोचा। बस यहाँ ऐप से नहीं, सीधे आवाज लगाकर बुकिंग होती है। इससे तो दोहरा फायदा है ना? युवा को गांव में ही रोजगार मिल गया और गांव वालों का पैसा गांव में ही रहा। ये एक छोटी आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। बिल्कुल। और योजना यहाँ रोकती नहीं, ये उन युवाओं की भी मदद करेगी जो बाहर नौकरी करना चाहते हैं, जैसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना या शहर की फैक्ट्रियों से संपर्क करवाना। मतलब दोनों दरवाजे खुले रखती है ये योजना। ये तो हुई पैसे और रोजगार की बात, लेकिन क्या ये मॉडल सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित है या इसकी सोच इससे भी गहरी है? यही ये मॉडल एक साधारण योजना से ऊपर उठकर एक सामाजिक आंदोलन बन जाता है। इसका तीसरा स्तंभ है शिक्षा और तालीम समूह। इसका मानना है कि आर्थिक सशक्तिकरण तब तक अधूरा है जब तक वो आपको दिमागी और सामाजिक तौर पर मजबूत न बनाए। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इस समूह में गांव के शिक्षक और पढ़े लिखे नौजवान शामिल होंगे, साथ ही मस्जिद के मौलवी साहब का भी सहयोग लिया जाएगा। अच्छा। यहाँ दीन की तालीम और दुनिया की पढ़ाई को साथ लेकर चलने की बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शाम के वक्त उन महिलाओं के लिए क्लास चलेंगी जो कभी स्कूल नहीं जा पाईं, ताकि वो कम से कम अपना नाम लिखना और हिसाब किताब करना सीख सकें। और बच्चों के लिए? बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाया जाएगा ताकि वो बाहर की दुनिया से कदम मिलाकर चल सकें। मतलब एक तरफ हाथ में हुनर, दूसरी तरफ दिमाग में तालीम। ये तो सच में एक पूरी पीढ़ी को बदलने वाली सोच है। बिल्कुल। और इस पूरी मशीन को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी फिर से उसी प्रबंधन समिति की है।
उनका काम सिर्फ काम की देखरेख करना नहीं है। नहीं, उन्हें हर 3 महीने में गांव के सामने खुली बैठक करके पूरा हिसाब देना होगा। अच्छा, हिसाब देना होगा। ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई नाइंसाफी हो रही है तो वो बिना डरे अपनी बात कह सके। ये जवाबदेही ही इस मॉडल की आत्मा है। ये सब सुनने में तो एक आदर्श गांव की तस्वीर लगती है। कागज पर ये मॉडल बेहतरीन है, पर असल दुनिया में इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ये सवाल सबसे जरूरी है। पहली चुनौती है इंसानी फितरत। मतलब गांव के अंदर की गुटबाजी या ईर्ष्या, ये इस पहल को कमजोर कर सकती है। हो सकता है जो लोग पुरानी व्यवस्था से फायदा उठा रहे थे वो इसका विरोध करें। ये तो होता है। दूसरी चुनौती है बाजार। सामान बना लेना एक बात है, लेकिन उसे लगातार बेचते रहना और सही दाम पाना, ये एक बड़ी चुनौती है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है नेतृत्व। शुरुआत में इस मॉडल को चलाने के लिए एमडी जरीफ जैसे एक जुनूनी और ईमानदार लीडर की जरूरत होगी। अगर वो नेतृत्व कमजोर पड़ गया तो पूरी इमारत ढह सकती है। तो इसका मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें लगातार मेहनत, ईमानदारी और लगन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये एक बीज की तरह है। जमीन अच्छी है, खाद पानी का इंतजाम है, लेकिन उसे एक माली की जरूरत हमेशा रहेगी जो उसकी देखभाल करे। तो अगर हम इस पूरे चर्चा को समेटें तो मां पतिया मॉडल सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये एक आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और शिक्षित समुदाय बनाने का एक व्यवहारिक दर्शन है। इसका आखिरी लक्ष्य बहुत साफ है। हर हाथ में हुनर हो, हर घर में कमाई हो, और लोग सिर्फ गुजारा न करें बल्कि इज्जत की जिंदगी जिएं। ये आर्थिक तरक्की को सामाजिक न्याय और शिक्षा के साथ जोड़ता है। और ये बताता है कि एक गांव सिर्फ सरकार की योजनाओं का इंतजार करने के बजाय खुद अपनी तकदीर लिख सकता है। और शायद इसीलिए इस योजना का नारा इतना ताकतवर और सटीक लगता है, हुनर से उजलेगा गांव, हर हाथ बनेगा काम का। बिल्कुल, ये महपतिया मॉडल एक गांव के लिए एक मुकम्मल दस्तावेज है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सफलता सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में होती है या फिर सम्मान, सुरक्षा और समुदाय के साथ मिलकर काम करने में। और मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर इस मॉडल को किसी दूसरे गांव में लागू करना हो तो वहां की स्थानीय जरूरतों, वहां के समाज के हिसाब से इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव क्या करना पड़ेगा?